हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। पेपर 2 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूज क्या थी। रिसेंटली एडीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और इस रिपोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो डोनेशंस दी जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर बेसिकली जो एनालिसिस की गई है वो ये है कि कितनी डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टीज को मिली, किस किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना मिला, और उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और पब्लिश की गई थी। तो आइए हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि 2016-17 से लेकर के 2021-22 के बीच में एडीआर की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लगभग 9,100 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट किया गया। इसके बाद आप ये मिंट का एक आर्टिकल देख सकते हैं। 27th ट्रांच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो सेल है वो स्टार्ट हुई है रिसेंटली। 3 जुलाई का आर्टिकल है ये। तो बेसिकली होता क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। सबसे पहला जो सवाल है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली आप जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को आप डोनेशन देने के लिए क्या करेंगे, आप या तो कैश देंगे या चेक देंगे या फिर आप इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए, पैसा डोनेट करने के लिए एक जरिया है। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी चुनाव लड़ती हैं उन्हें खुद के पास तो इनका कोई बिजनेस तो है नहीं जो इनके पास पैसा आता होगा, तो बेसिकली ये डोनेशन से चुनाव लड़ती हैं। जो भी इलेक्शंस का जो खर्चा बैठता है तो वो डोनेशन से मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो पॉलिटिकल पार्टीज को आप 3 तरीके से डोनेशन दे सकते हैं, या तो आप कैश में दे सकते हैं, या आप चेक में दे सकते हैं, या फिर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू भी दे सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पहला डाउट था वो तो हो गया खत्म कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। अब दूसरी चीज कि ये रिपोर्ट क्यों निकाली गई, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करने का सबसे पहला जो मेन एम था वो ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितनी फंडिंग हुई है। तो हमने लगभग मोटा मोटा फिगर देखा, 9100 करोड़ की फंडिंग पिछले 5 सालों में दी गई है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब इसमें क्या होता है कि नेशनल एज वेल एज जो रीजनल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, सभी को ये चीज अलाउड है। आगे हम प्रोविजंस भी देखेंगे कि किस किस पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन दी जा सकती हैं। फिलहाल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइट्स हैं। डोनेशंस की अगर बात करें तो 2019-20 में लगभग 3400 करोड़ की डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इसके अलावा 2021-22 में लगभग 2600 करोड़ की फंडिंग जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दी गई पॉलिटिकल पार्टीज को। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि 2021-22 में काफी सारे स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस देखने को मिले, जैसे एग्जांपल के लिए वेस्ट बंगाल, हिमाचल, इसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। हिमाचल का तो हालांकि 2023 में था, बट फिर भी 2021-22 की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली तो तमिलनाडु, यूपी एज वेल एज वेस्ट बंगाल जो मेजर स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्शन हुए। और असेंबली इलेक्शंस के चलते लगभग 2600 करोड़ की जो डोनेशन है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू प्रोवाइड की गई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखा गया रिपोर्ट में कि नेशनल पार्टीज जो हैं पिछले 5 साल के पीरियड में नेशनल पार्टीज को जो डोनेशंस जाती है ना इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, ये काफी सर्ज देखा गया है इसमें, लगभग 700% का सर्ज। यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग जा रही थी वो फंडिंग लगभग 700% का सर्ज देखा गया उसमें। इनिशियल फेजेस में जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2018 से इंप्लीमेंट किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड को, तो इस बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड से जो फंडिंग है ऑब्वियसली बात है कि वो बढ़नी थी ही। अब यहाँ पे एक और चीज जो देखी गई वो ये देखी गई पावर बायस्ड डोनेशंस। अब बेसिकली जो नेशनल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो फंडिंग थी वो मेजॉरिटी फंडिंग पहुंची है। अब एग्जांपल के लिए हम अगर देखें तो बीजेपी जो कि फिलहाल में रूलिंग पार्टी है, इनको जितनी फंडिंग प्रोवाइड की गई उसमें से 52% फंडिंग जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पहुंची है। इसके बाद कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो फंडिंग मिली है उसका लगभग 60% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल पार्टीज के बहुत ज्यादा फेवर में रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो भी रूलिंग पार्टीज रही हैं जैसे आईएनसी एज वेल एज बीजेपी। तो इन पार्टीज के पास जो डोनेशंस पहुंची हैं वो मेजॉरिटी डोनेशंस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पहुंची हैं।
अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हम कर लेते हैं। हम ये तो जान चुके हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। आप जो डोनेशंस देते हैं या तो कैश के थ्रू देते हैं या चेक के थ्रू देते हैं, तो कैश से बेसिकली दूर हटने के लिए, कैश को डिमोटिवेट करने के लिए कि भाई कैश नहीं चाहिए, कैश पेमेंट्स या कैश डोनेशंस नहीं चाहिए, तो इसीलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो इंट्रोडक्शन है वो 2017 में हुआ था, फाइनेंस बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था और 2018 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बेसिकली इंडिविजुअल्स एज वेल एज एंटिटीज, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत जरूरी है, वो है कि इंडियन इंडिविजुअल्स एज वेल एज एंटिटीज विच आर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ये इंडिविजुअल्स एज वेल एज एंटिटीज इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दे सकती हैं। अब यहाँ पर एक खास बात यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है डोनर एनोनिमिटी। कैसे है? बेसिकली आप एसबीआई के किसी डेजिग्नेटेड ब्रांच से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं और इसकी जो डिनोमिनेशंस होती हैं वो है 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। मतलब अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1000 रुपीज डोनेट करना है तो आप 1000 का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे किसी भी एसबीआई की डेजिग्नेटेड ब्रांच से, और ये 15 दिन के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर आपने इसको 1 जुलाई को परचेस किया है 1000 रुपीज का इलेक्टोरल बॉन्ड, तो आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 15 जुलाई से पहले डोनेट कर देना है। तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड आपने कैश दे करके बैंक से खरीदा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया, तो यहां पर आपने देखा कि कैश पहुंचा है बैंक के पास में और बैंक के पास में पूरा अकाउंट रहेगा कि किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कितना फंडिंग आया है। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी तो थोड़ी सी बढ़ेगी ना। कैश डोनेशंस तो जा नहीं रही हैं, और अगर जा भी रही हैं कैश में तो बेसिकली वो वाया बैंक जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर एक पूरा अकाउंट रहेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास में कितनी फंडिंग पहुंची है। अब जैसा कि हमने देखा कि आप 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एज वेल एज 1 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेस कर सकते हैं डायरेक्टली एसबीआई की डेजिग्नेटेड ब्रांच से, और आपको जिस डेट को आप परचेस कर रहे हैं उससे 15 दिन के पहले आपको डोनेट कर देना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ना वो बैंक के थ्रू हो रहा है और एक डिफाइंड टाइमलाइन है उसमें कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी, साथ के साथ में डोनर एनोनिमिटी। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेस किया और आपने जाके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाएगा तो किसी का भी नाम नहीं आएगा। ये जरूर अकाउंट में है, मतलब बैंक के पास में ये रिकॉर्ड्स में है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास में कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड गया, उसका अमाउंट क्या है, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं आ रहा है। नाम नहीं आ रहा है क्योंकि आप वाया बैंक उसे परचेस करके और डायरेक्टली डोनेट कर दे रहे हो जाके, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी को तो पता नहीं है। उनका जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगा वो अपने बैंक अकाउंट में हो जाएगा, जो भी उन्होंने डेजिग्नेट किया होगा, तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा वो वाया बैंक होगा। तो एनोनिमिटी यहाँ पे बहुत अच्छे से है। किसी भी डोनर को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर पैसा डोनेट करना है तो एनोनिमिटी मेंटेन रहेगी, ये इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, कौन कौन सी पार्टीज एलिजिबल हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग लेने के लिए, तो यहाँ पर बेसिकली जैसा हमने देखा था कि नेशनल एज वेल एज रीजनल पार्टीज दोनों एलिजिबल हैं। अब 6 नेशनल पार्टीज हैं एज वेल एज रीजनल पार्टीज हैं, लगभग 20+। ये सारी जो पार्टीज हैं ये एलिजिबल हैं, और जो क्लॉज है वो ये है सेक्शन 29A में जो पॉलिटिकल पार्टीज डिफाइंड है, सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज डिफाइंड है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन के लिए एलिजिबल हैं। साथ के साथ यहाँ पर एक क्लॉज और है कि जो भी रिसेंट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं या फिर लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, इसमें अगर ग्रेटर देन 1% वोट शेयर किसी पॉलिटिकल पार्टी का रहा है तो वो भी एलिजिबल है। ये कंडीशन है बेसिकली 1% वोट शेयर वाली। तो 1% से ज्यादा अगर वोट मिला है तो वो पार्टीज अगर सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड है एज वेल एज उन्हें रीसेंट असेंबली या फिर लोकसभा इलेक्शंस में 1% से ज्यादा वोट मिला है, दे आर एलिजिबल फॉर डोनेशंस वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब यहाँ पर जो परचेजिंग की अगर बात की जाए तो बेसिकली हमने देखा कि एसबीआई की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से परचेस किए जा सकते हैं, डिजिटली भी परचेस किए जा सकते हैं या फिर चेक्स के थ्रू भी परचेस किए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका एनकैशमेंट बेसिकली एक डेजिग्नेटेड ऑथोराइज्ड बैंक अकाउंट में होगा जो कि पॉलिटिकल पार्टी ने डेजिग्नेट किया होगा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो भी पैसा आएगा
वो एक डेजिग्नेटेड एज वेल एज ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट में ही जाएगा और इसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग आया है किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास में। अब यहाँ पर इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बेनिफिट यहाँ पर सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है ट्रांसपेरेंसी। पॉलिटिकल पार्टीज को एक बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, एक ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट होगा जिसमें सारा पैसा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू आएगा वो उसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में जमा होगा। और ये जो बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए कि बैंक के पास में भी रिकॉर्ड्स हैं कि कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की सेल हुई है और बैंक के पास में अकाउंट का भी रिकॉर्ड है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू कितनी फंडिंग आई है। और ये जो डेटा है, ये जो रिकॉर्ड है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में भी रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बढ़नी है। इसके बाद डोनेशंस जो हैं बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर किसी तरह का लीकेज नहीं है, और नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड में जो चीज एक बार चली गई वो मिट नहीं सकती है ना, ऑब्वियस सी बात है। देन एक यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो भी फंडिंग आती है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करना होगा पॉलिटिकल पार्टीज को। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो फंडिंग आती है उसे कैसे यूटिलाइज कर रही हैं, ये सारा अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं देंगी तो दिक्कत है। तो ये बेनिफिट्स हुए। अब बेनिफिट्स में ट्रांसपेरेंसी हमने देख लिया, अकाउंटेबिलिटी इन यूटिलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे यूटिलाइज कर रही हैं उस फंडिंग को, उन्हें बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम है। कैश को डिस्करेज किया जा रहा है। आप सोचिए, कैश जो है ये डिस्करेज किया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है ना डिस्करेजिंग कैश का, वो आता है ब्लैक मनी का। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैंक के अपने कुछ रूल्स हैं। अगर आप 1 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने जाएंगे तो आप कैश से तो नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक के पास उसका रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्ट आता है ना वो आता है कि ब्लैक मनी का, कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो फंडिंग जा रही थी अगर वो इलीगल या ब्लैक मनी वाली फंडिंग है, बेसिकली कि बहुत सारे लोगों ने जो भी भाई टैक्स इवेजन किया है और उससे जो पैसा बचा वो पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया, तो अपना भी फायदा, उनकी जेब से कुछ गया भी नहीं, क्योंकि वो तो पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट का ही था, टैक्स चोरी करके जो बचाया गया है। तो वैसी बात है कि यहाँ पर ब्लैक मनी को भी डिस्करेज किया जा रहा है। अगर कैश को डिस्करेज किया जा रहा है तो इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का भी डिस्करेजमेंट है। ब्लैक मनी को भी डिस्करेज किया जा रहा है क्योंकि कैश को डिस्करेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज को हाल फिलहाल में 20,000 रुपीज से ज्यादा जो भी फंडिंग आती है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है कैश में। मतलब 20,000 से कम अगर कोई फंडिंग आती है कैश में तो वो उन्हें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि एडीआर रिपोर्ट में ये चीज भी देखी गई और रिसेंट कुछ सर्वेस थे उनमें भी ये चीज पता पड़ी कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक अच्छा खासा चंक जो है ना डोनेशंस का, वो लेस देन 20,000 ही होता है। मतलब 20,000 से कम का जो रिकॉर्ड है उनके पास बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, क्योंकि उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता। अब आप सोचिए कि अगर उन्होंने होता है ना कि 20,000 से ऊपर की फंडिंग दिखानी है तो उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें 20,000 से ऊपर की फंडिंग मिली है, ठीक है, और XYZ जो भी उन्हें रिकॉर्ड्स और डिटेल्स वगैरह दिखानी पड़ेंगी। बट अगर वो 10,000 की 2 फंडिंग दिखा देंगे तो उन्हें डिस्क्लोज करने का इशू ही नहीं आएगा। और 10,000 के 2 फंडिंग एज वेल एज 20,000 का एक, ट्रांसपेरेंसी तो इवेट हो रही है ना यहाँ पे। तो बेसिकली ये एक अभी लूपहोल है जो कैश हालांकि डिस्करेज तो किया जा रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू, लेकिन ये जो 20,000 वाला जो लिमिट है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने लूपहोल ढूंढा हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी फंडिंग जो है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एज वेल एज चेक्स या फिर जो भी कॉर्पोरेट फंडिंग है, उसके अलावा जो फंडिंग आ रही है ना, तो वो अधिकतर फंडिंग ऐसी दिखाई जा रही है कि वो 20,000 से कम है, जिससे उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्लोज ना करनी पड़े। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है कि इस जो लिमिट को लगभग 2,000 कर देना चाहिए, कि 2,000 से ऊपर जो भी फंडिंग आती है वो दिखानी पड़े, पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्लोज करना पड़े। देन एनोनिमिटी, जो भी डोनर है उसकी एनोनिमिटी मेंटेन्ड रहेगी। ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस यहाँ पर सबसे पहला चैलेंज आता है एनोनिमिटी वर्सेस राइट टू नो। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में बहुत अच्छी बात है कि एनोनिमिटी मेंटेन्ड है। रीजन बीइंग, जब ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी तो कई बार क्या होता है ना, एक पॉलिटिकल वेंडेटा क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि आपने सपोज आप होता है कि 1 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आपने एक पर्टिकुलर पार्टी को, जो कि रूलिंग पार्टी है, आपने डोनेट कर दिया।
अब अगर यहाँ पे चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी तो सपोज रूलिंग पार्टी जो है अगर वो हार जाती है इलेक्शंस में और जो अपोजिशन है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है और उन्हें पता पड़ जाता है इस डिस्क्लोजर के थ्रू कि पर्टिकुलर मिस्टर एक्स ने 1 करोड़ की फंडिंग रूलिंग पार्टी को दी थी जो फॉर्मर रूलिंग पार्टी है। ऐसे केस में एक पॉलिटिकल वेंडेटा का केस भी हो सकता है, बन सकता है, इसीलिए एनोनिमिटी जरूरी है। लेकिन ये क्लैश किससे कर रहा है? क्लैश कर रहा है राइट टू नो, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली राइट टू नो इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। अब आपको जानने का भी अधिकार है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये क्लैश है आपस में, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है अनऑथोराइज्ड डोनेशंस का। अब यहाँ पर होता है ठीक है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू पैसा जा रहा है, लेकिन भाई ये डोनेशंस एक्चुअल में कैसे आ रही हैं किसी को पता नहीं है ना। कैसे आ रही है मतलब ठीक है वाया बैंकिंग चैनल सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है, लेकिन जो फंडिंग है बेसिकली किसी एक बंदे ने सपोज 50 लाख का 1 करोड़ का जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, उसके पास पैसा भी हो सकता है वाइट हो, लेकिन कहाँ से आया उसका सोर्स क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे ढूंढेगा करेगा और वो बहुत सारा एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनऑथोराइज्ड डोनेशंस का भी इशू रहेगा। इसके अलावा क्रोनी कैपिटलिज्म। अब ऑब्वियस सी बात है कि यार देखो क्रोनी कैपिटलिज्म इज जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका नेक्सस जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट ने या फिर जो कैपिटलिस्ट है इन्होंने अपनी जो फंडिंग है रूलिंग पार्टी को दे दी और यहाँ पर बेसिकली रूलिंग पार्टी ने अपने कुछ बेनिफिट्स दे दिए कैपिटलिस्ट को, जो भी XYZ बेनिफिट है जो दे सकते हैं क्विड प्रो क्यो, ठीक है, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म का जो रिस्क है ये हालांकि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स नहीं थे तब भी था और ये आज भी है। रीजन बीइंग यहाँ पर एनोनिमिटी जो है ना ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। लास्टली जो कॉर्पोरेट एंटिटीज पर कुछ सीलिंग लगी हुई थी ना पहले कि वो अपने जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसका 7.5% से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकती, ये डोनेशन लिमिट जो है ना ये हटा दी गई है। तो कॉर्पोरेट फंडिंग का भी थोड़ा सा इशू है। तो ये हमने बात की इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बेसिकली है क्या। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बेसिकली इज ऑल अबाउट कि आप पॉलिटिकल पार्टी को अपार्ट फ्रॉम कैश और चेक एक डोनेशन दे सकते हैं, एक जरिया है डोनेशंस देने का। इसे कहाँ से खरीदा जा सकता है? SBI के डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से खरीदा जा सकता है। डिनोमिनेशंस पर हमने बात की किस डिनोमिनेशंस में ये अवेलेबल है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात की कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस लेने के लिए एलिजिबल हैं। अब एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि जो नेशनल पार्टीज हैं हाल फिलहाल में सिर्फ 6 ही नेशनल पार्टीज हैं। तृणमूल कांग्रेस TMC, बेसिकली TMC का नेशनल पार्टी स्टेटस हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। तो ये हमने पार्टीज पे भी बात की कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो सेक्शन 29A ऑफ ROPA 1951 जो पॉलिटिकल पार्टीज उस सेक्शन में रजिस्टर्ड है, एज वेल एज 1% वोट का जो सीलिंग है कि 1% या उससे ज्यादा वोट्स उन्हें लास्ट असेंबली या फिर लोकसभा इलेक्शंस में मिलने होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग्स एक्सेप्ट कर सकती हैं। इसके बाद हमने बेनिफिट्स पे बात की। ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर बेनिफिट है। ट्रांसपेरेंसी कैसे यहाँ का बेनिफिट है? रीजन बीइंग सारी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो रही है और जब बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। इसके बाद एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ये सारा पैसा रिसीव किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अब जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट्रल बॉन्ड की फंडिंग का सारा पैसा एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में रिसीव करेंगी और इस बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार कि ट्रांसपेरेंसी तो बढ़नी है। फिर एनोनिमिटी ऐसे है कि यार पॉलिटिकल वेंडेटा का कोई इशू नहीं होगा आगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये भी आती है कि रूलिंग पार्टी जो है ना, रूलिंग पार्टी के पास डेटा एक्सेस करने की पावर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू आता है कि एनोनिमिटी यहाँ पे एक खतरे में आ जाती है एक तरीके से। फिर हमने इश्यूज पे बात की कि एनोनिमिटी एज वेल एज राइट टू नो के जो क्लैशेस हैं कि राइट टू नो हमारा अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में, बट यहाँ पर डोनर एनोनिमिटी मेंटेन की जा रही है। इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के। तो अब इन्हें इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? ये सारी एनालिसिस के बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है ना, पॉलिटिकल फंडिंग में ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देनी चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि हाल फिलहाल में 20,000 रुपए की जो लिमिट है, 20,000 से ऊपर का जो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है, जो भी कैश डोनेशन आती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को वो डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। तो वो 20,000 का बेसिकली 2,000 बनाने की बात की गई है। इलेक्शन कमीशन काफी टाइम से लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और इशू है ना, अगर 2,000 बना भी दिया जाता है तब भी
कहीं ना कहीं आप सोचिए कि अगर 20,000 की एक ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करनी पड़ती है तो वो 10,000 की 2 ट्रांजैक्शंस लिख के और डिस्क्लोजर से बच जाते हैं। तो अगर इस लिमिट को 2,000 कर दिया जाएगा तो क्या वो 2,000 की 10 ट्रांजैक्शंस नहीं लिख सकते? तो ट्रांसपेरेंसी ऐसे तो बढ़ेगी नहीं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि कैश डोनेशंस को टोटल बंद कर दिया जाए। दूसरा ये हो सकता है स्टेट फंडेड इलेक्शंस, कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दी ही ना जाए। जिसको भी जो भी डोनेशन देनी है वो भाई इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाए, दे दे, और इलेक्शन कमीशन सारी जो मतलब फंडिंग है वो प्रोवाइड कर दे। स्टेट फंडेड इलेक्शंस अगर 100% हो जाएगा तो ठीक है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस में खर्चा आता है बेसिकली वो गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए। एक ये भी जरिया हो सकता है। इसके बाद रेगुलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि पॉलिटिकल वेंडेटा को भी कंट्रोल करना होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लास्टली लूप होल्स को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। अब जैसे गवर्नमेंट ने 7.5% का जो डोनेशन लिमिट था वो हटा दिया फिलहाल कॉर्पोरेट का, तो वो हटाना नहीं चाहिए था। हटाने के बाद कहीं ना कहीं एक लूपहोल मिल जाता है ना, विच कैन प्रमोट क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ऐसे लूपहोल्स को हमें बंद कर देना चाहिए बेसिकली। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो कॉर्पोरेट फंडिंग जाती है वो कॉर्पोरेट फंडिंग एक लिमिट होनी चाहिए बेसिकली, और अगर उससे ऊपर आपको डोनेट करना है देन ये तो डोनेट कर नहीं सकते, और या फिर अगर करना चाहेंगे तो उसके लिए कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने चाहिए और बहुत डिफाइंड क्लॉज होने चाहिए। लास्टली मॉनिटरिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं उन्हें थोड़ा सा और एक्सपैंड किया जाए, जिससे कि आज होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस फिनिश होने के बाद में जो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें मॉनिटर करता है। अगर ये मॉनिटरिंग इलेक्शंस के टाइम पर भी होने लगे तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी, और इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग पावर्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को ही स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग के लिए हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास थोड़े से पावर्स की कमी है। बेसिकली पावर्स हैं, लेकिन जो सारा इलेक्शन एक्सपेंस का रिकॉर्ड है वो इलेक्शन खत्म होने के बाद ही पहुंचता है। तो इसमें यहाँ पर थोड़े से इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। तो ये हमने बात की इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को हमने डिटेल से समझा कि क्या होते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, कौन इश्यू करता है, क्या डिनोमिनेशंस हैं। इसके बाद हमने बात की कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव कर सकती हैं, इसके अलावा उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो अभी भी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। और हमने वे फॉरवर्ड पे बात की कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है और थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे कि ब्लैक मनी को यूज ना किया जा सके पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन्ड रहे। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एज वेल एज अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। कमेंट में मुझे आप टॉपिक्स बताइए अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर्स होलिस्टिक तरीके से कवर करता चलूँ और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी कवरेज अच्छी रहे। आपको एटलीस्ट मेंस एज वेल एज पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कवर कर दी जाएं, फैक्ट्स एज वेल एज एनालिटिकल जो भी आपको चीज़ें चाहिए। बट स्टिल अगर कोई टॉपिक मिस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।